चलिए, आज की एक इंडक्शन क्लास है, एक्चुअली इंट्रोडक्टरी क्लास है। एक बार जितने भी हमारे इस क्लास में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, वो भी देख लेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। बट अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअली एमएस ऑफिस क्या होता है। देखिए, जितने लोग भी प्रोफेशनल्स हैं या जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, सभी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज किया है। और बेसिक तो सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशंस का ग्रुप है जिसमें ऑफिस टास्क आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम वर्ड बोलते हैं ऑफिस, तो ऑफिस में बहुत सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हर ऑफिस में कॉमन होती हैं। वैसे तो अलग अलग तरीके के ऑफिस में अलग अलग तरह के टास्क होते हैं। जैसे अगर एक स्कूल का ऑफिस है, तो वहां पर स्कूल के स्टूडेंट्स की डिटेल्स होंगी, वहां के वर्किंग स्टाफ की डिटेल्स होंगी, उनको मैनेज किया जा रहा होगा। अगर एक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम का ऑफिस है, तो वहाँ पेशेंट्स, डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ को मैनेज करने की डिटेल्स, वो सारी चीजें होंगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें किसी ऑफिस की, तो हर तरीके के ऑफिस में हर तरह का काम होता है, वैरायटी ऑफ टास्क होते हैं। लेकिन कुछ टास्क भले ही ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टाइप की हैं, फिर भी कॉमन टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे किसी भी ऑफिस में आप टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। मतलब आप कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने लिखने के बाद ये रियलाइज किया कि जो हमने लिखा है वो गलत जगह लिखा हुआ है, ये लाइन ऊपर नहीं नीचे होनी चाहिए थी, या ये लाइन होनी ही नहीं चाहिए थी, या ये पैराग्राफ दोबारा लिखना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें करी जाती हैं जिसे हम कहते हैं एडिटिंग हमने किया है। कुछ काम ऐसा होता है कि लिखने के बाद आप उसको चेंज करते हैं, उसके लुक को चेंज करते हैं। जैसे अगर कोई हेडिंग है तो आप उसका साइज बड़ा करते हैं, कलर चेंज करते हैं, या उसे डिफरेंट स्टाइल देते हैं। इस तरीके का पूरा काम जो होता है, ये टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में आता है। दूसरे तरीके का काम होता है टेबल्स को मेंटेन करना। किसी भी ऑफिस में टेबल्स बनाई जाती हैं। टेबल्स जो कि रो और कॉलम को मिलकर बनी होती हैं, जिनमें हम अपने रिकॉर्ड्स का डेटा फीड करते हैं और उस डेटा को मेंटेन करते हैं, और जिसमें कि खास तौर से कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में क्लास को टीच कर रहे हैं, आप टीचर हैं, तो आप स्टूडेंट्स के मार्क्स की डिटेल्स की रिपोर्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। अगर आप स्टाफ की सैलरी बनाते हैं तो उसकी भी टेबल बनती है। अगर आप मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो आपके मार्केटिंग या सेल्स टीम का आप डेटा जो है, जो उन्होंने सेल्स किया, उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी तरीके की टेबल्स बनाई जाती हैं जिनमें डेटा फीड होता है और उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती हैं। तो ये भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में की जाती है चीज। और तीसरा होता है अपनी बात को लोगों के सामने रखना। माने कि हम अपनी बात एक ग्रुप के सामने रख रहे हैं, जिसका कि हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो बात को ग्रुप के सामने रखना मीटिंग में भी हो सकता है। एक टीचर की नजरिए से देखा जाए तो एक टीचर अपने टॉपिक को पढ़ाता है स्टूडेंट्स के ग्रुप के सामने, वो अपने पॉइंट्स को रखता है, अपने टॉपिक के पॉइंट्स को रखता है। मीटिंग्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं, तो वहां पर या किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या किसी एजेंडा को डिस्कस करने के लिए लोग अक्सर जगह जगह पर अपनी बात को लोगों के सामने रखते हैं। और हमेशा उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बात वो रखें, वो बहुत ही इंप्रेसिव मैनर में रखी जाए। तो बेसिकली इस तरीके का काम किसी भी ऑफिस में होता है, जहां आप टाइप कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, या तो फिर आप टेबल्स बना रहे हैं, डेटा फीड कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, और या फिर आप प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कॉरपोरेशन है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, जो वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर बनाए, इस बात का ध्यान रखते हुए बनाए कि उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किए जाएं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं, वो बनाते ही पूरे वर्ल्ड के लोगों को ध्यान में रख करके हैं। उसमें प्रोफेशनल्स भी आते हैं, अनप्रोफेशनल्स भी आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स भी आते हैं, हाउस वाइफ भी आती हैं, किसी भी तरीके के लोग आते हैं। तो क्योंकि वो इतने पूरे के पूरे हर तरह के लोगों को ध्यान में रख के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सभी तरह के लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरीके की चीजें देखी कि ऑफिस में इस तरह के कॉमन टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो उन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया अलग अलग सॉफ्टवेयर को मिला के, और उस ग्रुप का नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसे हम एमएस ऑफिस के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखे, जिनमें से हम तीन सॉफ्टवेयर को वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, जिसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पर ये तीनों हैं आपके एमएस ऑफिस के ही
सब पार्ट्स। वर्ड का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस वर्ड का जो यूज किया, उन्होंने जो एमएस वर्ड को डेवलप किया, वो उन्होंने खास तौर से टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए ही किया। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जब उन्होंने बनाया तो इस बात का ध्यान रखते हुए सॉफ्टवेयर बनाया कि टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए यूजर को बहुत ज्यादा ऑप्शंस ना यूज करने पड़े, बहुत प्रॉब्लम्स ना हो, और बहुत ही कंफर्ट के साथ, बहुत ही कन्वीनियंस के साथ इतनी सारी फैसिलिटीज मिले कि आप भूल जाएं कि कोई और सॉफ्टवेयर भी इस काम के लिए यूज होता है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की, और इसके लिए हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को लोड करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए। ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर पहले हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो एमएस ऑफिस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा, डाउनलोड करके आपने यूज किया हो या आप उसे परचेज करके यूज कर रहे हैं, और फिर आप उसके ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले एमएस ऑफिस को हम विंडो की प्रेस करके लोड करेंगे, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम लोड करेंगे, और जब हम उसे लोड करते हैं तो ये स्क्रीन हमारे सामने कुछ ऐसे दिखाई देती है। इस तरीके की स्क्रीन एमएस वर्ड को लोड करते ही आपको दिखाई देती है। आप सभी को ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी इस समय। आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो ये स्क्रीन हम देख रहे हैं सबसे पहले, और ये एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट दिस स्क्रीन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्क्रीन, क्योंकि ऑप्शंस को यूज करना भी इंपॉर्टेंट है, और स्क्रीन के जितने पार्ट्स हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि इस स्क्रीन में क्या क्या चीजें होती हैं। पूरी की पूरी एप्लीकेशन विंडो में जो सबसे पहले, सबसे ऊपर डार्क कलर की एक बार दिखाई देती है, इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार। हम कह सकते हैं इस चीज को कि टॉप मोस्ट बार ऑफ एन एप्लीकेशन विंडो की जो सबसे ऊपर वाली बार होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार, इस बार को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो चीजों का टाइटल होता है। एक तो एप्लीकेशन का टाइटल जिसको देख के ही पता चल रहा है कि वर्ड खुला हुआ है, और दूसरा फाइल का टाइटल। एमएस वर्ड में जो भी फाइल्स हम बनाते हैं उन फाइल्स को हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स जब सेव होते हैं तो .docx एक्सटेंशन से सेव होते हैं। आप फाइल को जो भी नाम देंगे वो नाम आपकी चॉइस का हो सकता है। फाइल को आप कुछ भी XYZ ABC कुछ भी नाम दे दीजिए, अपने नाम दे दीजिए, और आप सिर्फ नाम ही देते हैं सेव करते समय, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसके साथ में ये एक्सटेंशन अटैच हो जाता है। आपको देना नहीं पड़ता, पर एक्सटेंशन अपने आप ही अटैच हो जाता है। अब एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है हमारा वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड इज ऑल्सो नोन एज वर्ड प्रोसेसर। क्यों कहते हैं इसको वर्ड प्रोसेसर? क्योंकि वर्ड्स को, यानी कि शब्दों को प्रोसेस करने के लिए जितनी फैसिलिटीज हमें एमएस वर्ड देता है उतनी फैसिलिटीज हमें कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं देता। सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे आसानी से और सबसे कम समय लगा करके हम शब्दों को प्रोसेस करने के डिफरेंट टास्क कर सकते हैं जो शायद आपने इमेजिन भी ना किए हो। आपकी कल्पना से भी परे की चीजें ये हमें देता है। जब आप टाइटल बार के नीचे देखते हैं, टाइटल बार के एक्सट्रीम राइट हैंड पे ये आपको कंट्रोल बटन मिलते हैं जिनसे आप क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या रिस्टोर करते हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे। इधर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें तो ये ऑफिस लोगो दिखाई देता है जिसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो फाइल मेन्यू दिखता है, यानी फाइल से रिलेटेड टास्क आपको यहाँ पर मिलते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है, माने फाइल से रिलेटेड। तो वन बाय वन हम इन ऑप्शंस पे आएंगे और डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या होती है। इस टाइटल बार के एक्सट्रीम नीचे अगर तुरंत देखें, इमीडिएटली बिलो दिस टाइटल बार, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं टैब्स। तो टाइटल बार के नीचे क्या होते हैं? आपके टैब्स होते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, इन सबको बोलते हैं टैब्स। जिस टैब पर आप क्लिक करते हैं उस टैब से रिलेटेड कमांड्स इस पूरी चौड़ी सी बार में यहाँ पर दिखाई देती हैं। दिस एंटायर बार
ये बार कब दिखी? जब आपने होम टैब पे क्लिक किया। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो एक अलग बार दिखाई देगी, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट बार दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और जिस टैब पर क्लिक करते हैं और जो बार हमारी खुलती है सामने, इस बार को क्या कहते हैं? इस बार को कहते हैं रिबन। मतलब जितने भी टैब्स होते हैं उन टैब्स के नीचे क्या होते हैं? हर टैब का अपना एक रिबन होता है, और रिबन भी डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं, और हर सेक्शन को एक नाम दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, एक सेक्शन है, इसका नाम है क्लिपबोर्ड, दूसरे का नाम है फॉन्ट, तीसरे का नाम है पैराग्राफ। तो हर टैब में रिबन के अंदर डिविजन्स होते हैं, और वो डिविजन्स हमारे जो हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ग्रुप्स। ये देखिए, तो जैसे होम टैब है, होम टैब का ये पूरा रिबन है, और इसमें कितने ग्रुप्स हैं? ये सारे ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है फॉन्ट, तीसरे ग्रुप का नाम है पैराग्राफ, चौथे ग्रुप का नाम है स्टाइल्स, और पांचवें ग्रुप का नाम है एडिटिंग। ऐसे हर टैब में आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे। ईच टैब हैज इट्स ओन रिबन विच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी योर क्वेश्चन। ओके, आप पूछ लीजिए या चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। कोई भी डाउट अगर है तो बीच में ही आप रोक के पूछ लीजिएगा। तो खैर देखिए, हर टैब में रिबन दिख रहा है और रिबन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ये जरूरी नहीं कि जितने ग्रुप्स जो है होम टैब के रिबन में हो उतने ही ग्रुप्स पेज लेआउट के टैब में भी हो। ये अलग अलग टैब के हिसाब से डिफरेंट होता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके कोने में, ये बॉटम राइट कॉर्नर में आप एक बटन देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, और यहाँ भी देख रहे हैं। पर कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये बटन नहीं होता। देखिए, जैसे एडिटिंग ग्रुप में ये बटन नहीं है। इंसर्ट टैब का रिबन अगर खोलते हैं तो किसी भी ग्रुप में बटन नहीं है। ग्रुप्स तो हैं, पर बॉटम राइट कॉर्नर में आपको वो बटन नहीं दिखाई दे रहा। तो ये ग्रुप के अंदर बटन भी जो है सब जगह पर नहीं होता है, पर ये जो बटन आपको दिखता है इन ग्रुप्स के अंदर, उस बटन को क्या कहते हैं? उस बटन को हम कहते हैं ग्रुप लॉन्चर बटन। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। देखिए, ये हम आपको बेसिक वर्ड्स बता रहे हैं हर कंपोनेंट के, क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारी टेक्निकल अप्रोच है, लेमन अप्रोच है, तो हम अनाड़ियों वाली भाषा यूज करते हैं। यहाँ क्लिक कर दो, वहां क्लिक कर दो, इस कमांड पे जाओ, उस कमांड पे जाओ। बट अब क्या है, हमें एक एक चीज का अगर मतलब पता है, कि नाम पता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि होम पे क्लिक करिए, हम कहेंगे होम टैब पे जाइए, या क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाइए, पैराग्राफ ग्रुप में जाइए, स्टाइल्स ग्रुप में जाइए। तो हर चीज का आपको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में इस पूरे रिबन के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक विंडो, दूसरे पार्ट दिख रहा है विंडो का, जिसमें आपको एक स्केल जैसी बार दिख रही है। और खास बात यह है कि स्केल जैसी ये बार यहाँ भी दिख रही है और इधर भी दिख रही है। टॉप में भी दिखती है, लेफ्ट में भी दिखती है। इस स्केल जैसी बार को हम क्या कहते हैं? इस बार को हम कहते हैं रूलर बार। और एमएस वर्ड में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके की रूलर बार मिलती है। हॉरिजॉन्टल रूलर बार कौन सी है? ये वाली। वर्टिकल रूलर बार कौन सी है? ये वाली। इस रूलर बार का हम यूज क्या करते हैं? रूलर बार जो है ये हमें किस चीज में हेल्प करती है? रूलर बार के हम वैसे तो बहुत से काम है। जैसे पहला काम है, सबसे पहले ये हमें हेल्प करती है मार्जिन सेटिंग में। मार्जिन की सेटिंग आप रूलर बार से ही कर लेते हैं। दूसरा, ये हमें किस चीज में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है इंडेंटेशन में, इंडेंट्स बनाने में हमें सेट करती है। और इंडेंटेशन किस किस चीज का किया जा सकता है? इंडेंटेशन पैराग्राफ का भी होता है, लाइन का भी होता है, और लिस्ट का भी होता है। मतलब अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसको भी आप इंडेंट करते हैं, आपने कोई लाइन लिखी है तो उसे भी आप इंडेंट कर सकते हैं, और कोई लिस्ट बनाई है जिसमें आपने कुछ लोगों के नाम या किसी भी चीज की लिस्ट बनाई है तो उस लिस्ट को भी आप इंडेंट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इंडेंटेशन क्या होता है, वो हम बताएंगे। और तीसरा जो रूलर बार है ये हमें हेल्प करती है टैब्स की सेटिंग करने में। टैब सेटिंग में भी ये हेल्प करती है। टैब कौन से? जो कीबोर्ड में टैब की है, आप सबने देखा होगा
कि जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो टाइपिंग के लिए जो कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें बहुत सी कीज के अलावा एक की होती है जिसपे लिखा रहता है टैब, और आपने उसे यूज भी किया होगा शायद अभी तक। तो उस टैब की को सेट करने के लिए भी आप रूलर बार का यूज कर सकते हैं, क्योंकि रूलर बार में वो ऑप्शंस होते हैं। खैर, रूलर बार के बाद अब आप देखें तो एक ही व्हाइट कलर का पेज आपको दिख रहा होता है। यहाँ तो ऑलरेडी हमने डेटा प्रिपेयर किया है तो आपको इतना डेटा दिख रहा है, अदरवाइज एक पेज आपको व्हाइट कलर का मिल रहा होता है जिसमें आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है और आप अपना काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे काम करते जाते हैं और लाइंस आपकी बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे आपके लिए नए पेजेस बनते चले जाते हैं। साथ ही साथ सबसे नीचे एमएस वर्ड की जो पूरी जितनी भी विंडो है उसकी बॉटम मोस्ट बार, सबसे नीचे वाली जो बार है ये वाली है, और इस बॉटम मोस्ट बार को आप क्या कहते हैं? सबसे नीचे वाली बार हमारी कहलाती है स्टेटस बार। इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इस बार को क्यों बोलते हैं स्टेटस बार? क्योंकि सबसे पहले तो ये हमें बताती है करंट स्टेटस ऑफ पॉइंटर, आपका पॉइंटर कहाँ है और आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस आप बना चुके हैं। मतलब करंट पोजीशन एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस दोनों बताता है। कैसे? ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर पेज 3 ऑफ 3। क्यों बता रहा है? क्योंकि इस समय हमारा पॉइंटर जो है वो पेज 3 में है और कुल पेजेस कितने हैं? वो भी 3 हैं। अगर हमारा पॉइंटर पेज नंबर 2 पे पहुंच जाए तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, पेज 2 ऑफ 3। मतलब आपका माउस का पॉइंटर पेज 2 पे आ गया है पर टोटल पेजेस 3 हैं। तो आप काम करते जाते हैं और अगर आपको सिर्फ इतना ही देखना हो कि कितने पेज का काम हो गया और हमारी करंट पोजीशन क्या है, हम कहाँ पर है, हमारा पॉइंटर किस पेज पर है, तो इतना देखने के लिए सिर्फ आपको यहाँ देखने की जरूरत है और वो आपको बता देता है कि करंट आपकी पोजीशन पेज 1 है, आप पेज 1 पर हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में कुल 3 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। खास बात इस जगह की ये है कि आप इसी जगह से अपने पेजेस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, किसी भी पेज पर जा सकते हैं। कैसे जाते हैं वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये आपको स्टैटिस्टिकल काउंट भी देता है। जब हम वर्ड में कुछ लिखते हैं तो वो पैराग्राफ्स और लाइंस मतलब यूज करके लिखते हैं, तो आपको ये बताता है कि आपने टोटल कितने वर्ड्स लिखे। मतलब आपको काउंट करने की जरूरत नहीं और कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं एमएस वर्ड में और ये काउंटिंग करना शुरू कर देता है। किस चीज की काउंटिंग करता है? वर्ड्स की, कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, और वो आपको यही रिटर्न कर देता है कि वर्ड्स काउंट कितने हैं। तो यहीं से देख के पता चल रहा है कि अभी तक जितना डेटा हमने लिखा है वो पूरा 650 वर्ड्स लिखे हैं। हालांकि खाली वर्ड्स की ही काउंटिंग नहीं करता है, ये अक्षरों की यानी कैरेक्टर्स की भी काउंटिंग करता है, स्पेस बार की भी साथ में काउंट करता है कि स्पेस कितनी बार प्रेस हुआ और अगर स्पेस नहीं प्रेस हुआ तो कितने कैरेक्टर्स हैं। पेजेस भी बता रहा है कि टोटल कितने पेजेस हैं। तो और अगर आप हेडर फुटर डालेंगे या फुटनोट एंड नोट डालते हैं तो उसमें भी वो लाइंस और कैरेक्टर्स को काउंट करता है और सब चीजें रिटर्न करता है। तीसरे नंबर पे आप एक बटन देख पा रहे हैं जिसमें रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है, ये बटन। इस बटन को हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार में एक बटन जो वर्ड काउंट के बाद दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पेल चेकर। स्पेल चेकर का एक बटन होता है एमएस वर्ड में। जब हम डेटा टाइप करते हैं या इनफैक्ट कहीं भी हम डेटा टाइप करते हैं तो कभी कभी तो इंटेंशनली या कभी कभी अनइंटेंशनली भी जल्दी जल्दी टाइप करने की वजह से भी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हमें किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती है तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन एमएस वर्ड में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड में कोई भी काम कर सकता है। कोई जरूरी थोड़ी कि जो हाईफाई इंग्लिश बोलता हो या जो हाईफाई इंग्लिश जानता हो वही काम करेगा, कोई भी कर सकता है। अब मान लीजिए हमारी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग ना हो तो उस सिचुएशन में क्या है, एमएस वर्ड में काम करेंगे लेकिन हमेशा मन में ये डर बना रहेगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी हो, या अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती होगी तो बैठ जाएंगे और वहीं पर एक डिक्शनरी साथ में रख करके हर बार टैली करेंगे, डिक्शनरी से पता करते रहेंगे, वहां से चेक करते रहेंगे और तब यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एमएस वर्ड में अपनी खुद की एक डिक्शनरी पड़ी होती है फाइल के रूप में, और आप जब टाइपिंग शुरू करते हैं तो काउंटिंग के साथ साथ ये आपके वर्ड्स को चेक करना शुरू करता है। काउंटिंग तो करता ही कि गिनना शुरू करता है, ये चेक भी करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी फाइल में कहीं आपने किसी वर्ड की स्पेलिंग तो नहीं गलत कर दी। और उसके लिए कैसे चेक करता है?
अपनी डिक्शनरी के वर्ड्स को आपके लिखे हुए वर्ड से मैच कराता है। जो जो वर्ड हम लिखते जाते हैं ये उसे डिक्शनरी से ढूंढ ढूंढ के लाता रहता है, और जहां इसको वर्ड सही लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसे कोई वर्ड गलत लगता है तो ये क्या करता है कि ये उस शब्द से रिलेटेड एक मिस्टेक दिखाता है। और वो मिस्टेक कैसे दिखाता है? वो मिस्टेक ऐसे रेड कलर की लाइन से दिखाता है। जहां कहीं भी आपको कोई भी मतलब अगर स्पेलिंग की गलती होती है तो ये क्या करता है कि ये वहां पर आपको एक रेड कलर की अंडरलाइन शो कर देता है, कुछ इस तरह से जैसे यहाँ दिखा रहा है। तो जितनी भी गलतियां होंगी, और वो गलतियां बस आपके वर्ड्स के और डिक्शनरी से मैच कराने पर ही मिलेंगी, तो जो शब्द इसकी डिक्शनरी में नहीं होंगे उन वर्ड्स को ये गलत मानेगा। यहाँ तक कि अगर आपने कोई नाम लिख दिया, अब जैसे मान लीजिए हमने एक नाम लिख दिया राम, तो या हमने लिख दिया मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ऐसा हिंदी का वर्ड जब हम लिख देते हैं तो वो वर्ड उसका जो है उसकी क्योंकि डिक्शनरी में नहीं होता है तो उस वर्ड को वो गलत बता देता है, रेड कलर की लाइन से इंडिकेट करता है। और जब भी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो स्पेलिंग की मिस्टेक को वो शो करता है ग्रीन कलर की लाइन से। एक ग्रीन कलर की वेवी लाइन जब आपको दिखने लगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है ग्रामर की मिस्टेक है। तो ग्रामर की मिस्टेक भी दिखाने लगता है और स्पेलिंग की मिस्टेक भी दिखाता है। जहां कहीं भी कुछ वो शब्द उसे नहीं मिलेगा अगर, तो वो उसे ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक शो करने लगता है। तो वैसे तो हमें ये स्पेलिंग की गलतियां और ग्रामर की गलतियां इन लाइन से ही पता चलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस समय जिस पेज को पढ़ रहे हैं वहां तो कोई गलती नहीं दिख रही है और डॉक्यूमेंट बहुत सारे पेजेस का बना है, तो हमें ये सोच के मन में अपने मतलब संतोष नहीं कर लेना है कि ठीक है गलती यहाँ दिख नहीं रही इसका मतलब गलती नहीं है। अगर आपको यहाँ पर ये रेड कलर का क्रॉस बना हुआ दिख रहा है इस बटन में, तो इसका मतलब ही है कि आपके इस फाइल में कहीं ना कोई गलती जरूर है। अब वो गलती सही कैसे होगी वो तो एक अलग चीज है, मगर कम से कम ये तो पता चल गया कि गलती है, ताकि हम एक बार अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकें कि हाँ भाई क्या क्या गलती हमने की है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती नहीं होती है, किसी भी तरीके की मिस्टेक आप नहीं करते हैं, तो जो ये रेड कलर का आपको यहाँ पर दिख रहा है क्रॉस, ये आपको ग्रीन कलर के उसमें दिखने लगता है, ग्रीन कलर का टिक बन जाता है, सॉरी ब्लू कलर का टिक बन जाता है। और ब्लू कलर का टिक बनना ही इस बात की पहचान है कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। तो ऐसे ये आपको देखिए यहाँ बताता है, ये देखिए ब्लू कलर का टिक अब आपको यहाँ बन गया है ये, और ब्लू कलर का टिक आपको ये स्टेटस बता रहा है आपके डॉक्यूमेंट का कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में अपनी फाइल में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं की है। तो इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर का ये स्टेटस बताता है, और आपको जरूरत पड़ने पर आप उन्हें चेक भी करा सकते हैं। वो कैसे कराते हैं वो आगे की बात है। उसके बाद में आपको यहाँ दिखाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। तो यूजुअली हम इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में काम करते हैं तो इंग्लिश दिखा रहा है। एक बटन मैक्रोज का होता है, मैक्रोज जनरेट किए जाते हैं, तो बता रहा है कि ये मैक्रोज का बटन है, अभी कोई मैक्रो बना नहीं है। लेकिन थोड़ा राइट हैंड पे बढ़ेंगे तो आपको 5 अलग अलग बटन मिलते हैं। ये 5 जो अलग अलग बटन हैं, ये जो 5 बटन देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों बटन यहाँ भी मिलते हैं, और इनके लिए आपको ऊपर भी ऑप्शन मिलता है। ये हमारे बटन जो होते हैं 5 डिफरेंट व्यूज के बटन होते हैं। MS वर्ड हमको 5 डिफरेंट व्यूज देता है। किस चीज के व्यूज? अपने डॉक्यूमेंट को 5 अलग अलग व्यूज में देखना। पर वो व्यूज क्या हैं और हम इन्हें क्यों देखते हैं ये हम आगे सीखेंगे। व्यूज के बाद में एकदम यहाँ पर आप देखें तो आपको एक बार मिलती है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है माइनस और एक तरफ लिखा हुआ है प्लस। और ये बार जो है, ये बार आपके कंटेंट के साइज को, कंटेंट के डिस्प्ले को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज होती है। साइज को आप इससे छोटा बड़ा नहीं करते। कई बार ऐसा होता है जैसे कुछ लिखा हुआ है और हमें पढ़ना है। अब मान लीजिए हमें इसे पढ़ना है और हमारा मान लीजिए विजन का इशू है, आईसाइट हमारी बहुत वीक है,
तो इतना छोटा टेक्स्ट पढ़ने में हमें दिक्कत हो रही है। तो अगर हम ढंग से पढ़ना चाहते हैं, आंखों पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले या तो हम इसका साइज बड़ा कर लें और साइज बड़ा करके पढ़ लें, और फिर प्रिंट आउट तो छोटे साइज में निकालना है तो प्रिंट आउट फिर छोटे साइज का निकालें। एक तरीका तो ये है जिसके के लिए हमारी मेहनत बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं साइज ना बड़ा करना पड़े लेकिन कंटेंट दिखने लगे बड़ा होके। तो उसके लिए अगर आप उसके नेट जो ओरिजिनल साइज है उससे बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसके लिए बोलते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं जूम इन। जूम इन का मतलब ही होता है ओरिजिनल साइज को चेंज किए बिना उसके साइज को बड़ा करके देखना, कंटेंट को बड़ा करके देखना। और अगर कंटेंट बहुत बड़ा दिख रहा है और आप थोड़ा ज्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं पेज पर मगर उसके साइज को छोटा नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं कि जूम आउट करना है। एमएस वर्ड में जूम आउट करने के लिए माइनस का साइन और जूम इन करने के लिए प्लस का साइन मिलता है। और बाय डिफॉल्ट 100% आप देखते हैं। 100% का मतलब है जितना बड़ा आप लिख रहे हैं उतना ही बड़ा दिखेगा और प्रिंट आउट में भी उतना ही बड़ा आएगा। अब हमने कहा इसे थोड़ा बड़ा करना है तो जूम इन करने के लिए प्लस के इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लिक करेंगे देखिए ओरिजिनल जो साइज था हमारे कंटेंट का वो क्या था, फॉन्ट का साइज कितना था 11 पॉइंट्स। अब हम जूम इन कर रहे हैं, देखिए साइज बढ़ा, कहीं साइज तो कहीं नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप अपने डेटा को उसके ओरिजिनल साइज तक कितना परसेंट बड़ा करके देख रहे हैं, 170% तक आपने बड़ा करके देख लिया। और मैक्सिमम आप 500% तक इसको जूम इन कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, यानी जो कुछ भी आपने लिखा है उसको 500 गुना तक बड़ा करके देख सकते हैं। सो विदाउट फीलिंग एनी स्ट्रेस, विदाउट टेकिंग एनी प्रॉब्लम, विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल साइज ऑफ योर कंटेंट, आप उस कंटेंट को बड़ा करके देख लेते हैं। ऐसे ही जूम इन करना है तो छोटा करते हैं ओरिजिनल साइज के, तब आप उसको मिनिमम 12% तक जूम करके, जूम आउट करके, सॉरी 10% तक जूम आउट करके देख सकते हैं। और वो पेज जो अभी आपको ओरिजिनल साइज 100% में इतना बड़ा दिख रहा था, अब वो पेज आपको इतने छोटे छोटे दिखने लगे, मतलब आप पढ़ तो नहीं पाएंगे। तो आपको रखना उतना बड़ा साइज है कि जो आप इजीली पढ़ सकें, बाकी जरूरत के हिसाब से। तो बाय डिफॉल्ट इसीलिए एमएस वर्ड हमें क्या देता है, 100%, कि आपने जितना बड़ा लिखा है, काम किया है, उतना बड़ा तो आपको दिखाई दे। बाकी यूजर की अपनी चॉइस है कि वो उसे कितना बड़ा या कितना छोटा करके देख सकता है। आप सबको क्लियर है ये ऑप्शन? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए या वैसे बता दीजिए बोल करके। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके चलिए, तो ठीक है, ये तो चीज हो गई कि हमने एक स्क्रीन देख ली अपनी कि एमएस वर्ड की स्क्रीन क्या होती है और क्या क्या चीजें, किस किस चीज को हम क्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एमएस वर्ड की इंटरनल सेटिंग्स को चेंज करना। इंटरनल सेटिंग्स को चेंज करना मतलब, वैसे तो एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट आपको चीजें देता ही देता है, लेकिन इंटरनल सेटिंग्स भी आपको जरूरत के हिसाब से चेंज करनी पड़ सकती हैं। पर पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर इंटरनल सेटिंग्स हैं क्या। तो जब भी आप एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो देखिए हमने आपके लिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसीलिए बना रखा है। एक हमने फाइल एमएस वर्ड में न्यू क्रिएट करी और उसमें कुछ डेटा लिख दिया। अब ये तो आप देखते हैं कि जब आप माउस का पॉइंटर रिबन के किसी भी कमांड पे लेके जाते हैं, तो पॉइंटर जैसे ही वहां रखते हैं तो आपने देखा है एक बॉक्स डिस्प्ले होता है। जिस पर भी आप पॉइंटर रख देंगे एक बॉक्स डिस्प्ले होता है नीचे, और उसमें एक छोटा सा हिंट लिखा होता है जिसमें कमांड का नाम भी लिखा होता है और कमांड का काम भी लिखा होता है। ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे आई पे क्लिक, पॉइंटर रखा, हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, पॉइंटर यहाँ रख रहे हैं, तो ये बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। बी पे रखा तो बी पे बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। और ये देखिए बता रहा है यहाँ लिखा हुआ कि इस बॉक्स का नाम, इस कमांड का नाम क्या है, बोल्ड। बोल्ड का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+B। और ये करता क्या है, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। इस तरह से एमएस वर्ड में किसी भी कमांड पर पॉइंटर लाने पर वो आपको उस कमांड का नाम, उसका टास्क, और अगर उसका कोई शॉर्टकट है तो वो पूरी डिटेल आपको दिखा देता है। ये जो चीज स्क्रीन पर आपको दिखाई देती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्रीन टिप। कैसी स्क्रीन टिप होती है, अ बॉक्स displayed when we put pointer
ऑन एनी कमांड। कमांड के किसी भी कमांड पर पॉइंटर ले जाते ही जो बॉक्स आपको दिखाई देता है उसको कहते हैं स्क्रीन टिप। और ये स्क्रीन टिप दो तरह से दिखाई देती है, फीचर्ड और नॉन फीचर्ड। एक होती है फीचर्ड स्क्रीन टिप और एक होती है नॉन फीचर्ड स्क्रीन टिप। फीचर्ड स्क्रीन टिप का मतलब है जिसमें आपको नाम और काम दोनों दिख रहे हैं। जैसे ये फीचर्ड है, ये भी दिख रहा है कि इस कमांड का नाम क्या है, बोल्ड, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल बी, और ये कमांड कर क्या रही है। लेकिन नॉन फीचर्ड का मतलब ये होता है कि कमांड का काम नहीं दिखता, केवल नाम दिखता है। पर अगर आप इस स्क्रीन टिप को दिखाना नहीं चाहते हैं या आप चाहते हैं कि फीचर्ड की जगह नॉन फीचर्ड दिखाई दे, तो इसका मतलब आप एमएस वर्ड की इंटरनल सेटिंग में ये चेंज लाना चाहते हैं। इस चेंज को लाने के लिए मतलब आपको ये जो स्क्रीन टिप है इसको शो या हाइड करना हो, और अगर शो करना है तो किस तरह से करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। स्क्रीन टिप को अपडेट करने के लिए, स्क्रीन टिप पर अपना कोई चेंज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के 2010 या उसके बाद के वर्जन पे काम कर रहे होंगे तो यहाँ ऑफिस लोगो नहीं दिखाई देगा, उसकी जगह पे लिखा होगा फाइल। कमांड सारी यही होंगी क्लिक करने पर, लेकिन यहाँ पर फाइल लिखा होगा, तो उस पर फाइल पे आप क्लिक करेंगे और सबसे नीचे एक कमांड दी हुई है जिसपे लिखा है वर्ड ऑप्शंस। यहाँ से आप वर्ड ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और आप क्या चाहते हैं, स्क्रीन टिप का स्टाइल बदलना। तो देखिए स्क्रीन टिप यहाँ पर मिल रहा है, प्रूफिंग में ही, पॉपुलर में ही रहेंगे, जो विंडो खुली है उसमें वहीं रहिए, कहीं कुछ चेंज नहीं करना। स्क्रीन टिप से रिलेटेड ऑप्शन मिलता है, देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन टिप स्टाइल, और यहाँ क्या लिखा है, शो फीचर डिस्क्रिप्शंस इन स्क्रीन टिप, यानी कि फीचर्ड स्क्रीन टिप दिखाइए। पर अगर आपको नहीं देखनी है तो इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करिए और डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शंस पे क्लिक करिए और यहाँ से कह दीजिए ओके। ओके करते ही अब ये सेटिंग चेंज हो गई। माउस का पॉइंटर जैसे ही हम उस कमांड पे लेके जाएंगे तो वो ये तो दिखाएगा कि इसका नाम क्या है, कमांड का बता रहा है, देखिए कि इस कमांड का नाम है बोल्ड और कंट्रोल बी से ये काम हो सकता है, लेकिन अब वो ये नहीं बता रहा कि ये कमांड क्या करती है। यानी कमांड का नेम डिस्प्ले हो रहा है पर कमांड का फीचर डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से, और अगर आपने कहा कि जी फीचर हमें चाहिए ही नहीं थी, स्क्रीन टिप देखनी ही नहीं है, तो आप क्या करिए, फिर से एक बार यहाँ आइए, फिर से यहाँ आइए और इस बार यहाँ से क्या कह दीजिए, डोंट शो स्क्रीन टिप, ओके करिए। और अब आप पॉइंटर को यहाँ पर अगर आधा घंटा भी रखेंगे, पूरे दिन भी रखे रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रीन टिप डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये तब भी है जब आपको ये काम करना हो, ये तब भी है जब कभी आप किसी और का सिस्टम यूज कर रहे हो और सपोज वहां स्क्रीन टिप नहीं दिख रही और आप देखना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको फीचर स्क्रीन टिप को एनेबल करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई कलीग या फ्रेंड या कोई भी बोलता है पता नहीं हमने कहाँ क्लिक कर दिया, मेरे ये दिख ही नहीं रहा है, पहले तो यहाँ पे लिखा होता था कौन सी कमांड क्या करती है। माने उन्हें नाम तो नहीं पता होगा ऑब्वियसली कि स्क्रीन टिप है, पर वो कहेंगे कुछ लिख के आता था पहले, आप पॉइंटर यहाँ रखते हैं तो लिखता नहीं है, तो हमें सोचना पड़ता है कि इस कमांड से क्या होता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन यदि आप फेस कर रहे हैं कि आप स्क्रीन टिप को लाना चाहते हैं और वो आपको नहीं दिख रही है, तो सीधे क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, वर्ड ऑप्शंस में जाएंगे और स्क्रीन टिप किस स्टाइल में देखनी है, फीचर के साथ, बिना फीचर के साथ, वो स्टाइल सिलेक्ट करें और कह दीजिए ओके। और ऐसा करते ही आपको फीचर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन टिप में दिखने लगेगा। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, ये तो बात हो गई आपकी फीचर डिस्क्रिप्शन की। दूसरी चीज क्या आपने देखा है, एक चीज आपने यहाँ पर ये देखा है कि जैसे ही आप कोई भी डेटा सिलेक्ट करते हैं, कोई भी डेटा आप XYZ सिलेक्ट करें, थोड़ा सा भी करें या ज्यादा सा, तो सिलेक्ट करते ही देखिए तुरंत इसके ऊपर एक डिम सी बार दिख रही है, बहुत धुंधली सी दिख रही है, इमीडिएटली अबव सिलेक्शन, बहुत धुंधली, लेकिन पॉइंटर को जैसे ही वहां ले जाते हैं देखिए डार्क हो जाती है। फिर से करना है, इसको सिलेक्ट किया, फिर डिम सी बार दिख रही है, इस पे क्लिक, पॉइंटर लाए, क्लिक नहीं किया है, पॉइंटर लेके आए तो डार्क हो गई, इतना सा सिलेक्ट किया तब भी दिख रही है और यहाँ पे पॉइंटर लाते ही ये डार्क हो जाती है। ये जो छोटी सी बार आपको दिखाई देती है जो कि आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट करते ही उसके ऊपर दिखने लगती है, इस बार को हम क्या कहते हैं, इस बार को हम कहते हैं मिनी टूल बार, बार that is displayed immediately
above selected data. Selected data के जस्ट ऊपर जो बार आपको दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं? मिनी टूल बार कहते हैं। और मिनी टूल बार का काम है काम आसान करना। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, तो या तो आपको इस रिबन में आकर के कमांड यूज करनी होंगी, लेकिन आपसे एमएस वर्ड कह रहा है उतना भी मत करिए। आप डेटा सिलेक्ट करिए और बेसिक टास्क तो यहीं से मिनी टूल बार से कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, कलर चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये सारे काम यहाँ से हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उतना भी ना करिए, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं, आप डेटा सिलेक्ट करिए और मिनी टूल बार से ही काम कर लीजिए। पर अगर आपको मिनी टूल बार से प्रॉब्लम हो रही है या आपको उम्मीद थी कि मिनी टूल बार दिखेगी और आपको मिनी टूल बार नहीं दिख रही है, तो इसके लिए भी मिनी टूल बार अगर है तो हटाने के लिए, और अगर नहीं दिख रही है तो लाने के लिए आपको एक बार फिर से ऑफिस लोगो, वर्ड ऑप्शन और मिनी टूल बार का ऑप्शन देखिए यहीं सबसे पहले मिलता है। क्या लिखा हुआ है? शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, और इस चेक बॉक्स पे क्या लगा हुआ है? टिक। इसका मतलब ही है कि डेटा को सिलेक्ट करते ही मिनी टूल बार शो करिए। अगर आपको शो नहीं करना है, टिक हटा के ओके करते ही अब मिनी टूल बार आपको डेटा सिलेक्ट करने पर नहीं दिखेगी। आप एक लाइन सिलेक्ट करें तो भी नहीं दिखेगी, आप पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लें तो भी नहीं दिखेगी, आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लें तो भी आपको मिनी टूल बार नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अब हमने उसको डिसेबल कर दिया है। तो मिनी टूल बार अगर लानी है तो भी यहीं आएंगे और यहीं से इसे इनेबल करेंगे और ओके करेंगे तो मिनी टूल बार आ जाएगी। और ये होनी चाहिए। एमएस वर्ड आपको वो सारी चीजें इनेबल करके देता ही इसलिए क्योंकि उनकी जरूरत है, वो आपको हेल्प करती हैं, हेल्पफुल है, तभी तो वो इनेबल्ड है। पर फिर भी अगर आप इरिटेट हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि यार क्या है ये, जरा सा डेटा सिलेक्ट करो, टूल बार आ जाती है, हमको नहीं चाहिए, तो आप उसे हटा भी सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तीसरी एक और चीज आपने एमएस वर्ड में देखी है कि जब आप कोई भी डेटा सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये डेटा हमने सिलेक्ट किया और हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए जैसे ही हम इसकी फॉन्ट की लिस्ट पे आते हैं और पॉइंटर किसी भी फॉन्ट पे लाते हैं, अभी क्लिक नहीं किया, पॉइंटर को उस फॉन्ट पे लाते ही ये देखिए इधर आपको दिखाता है कि ये फॉन्ट कैसा दिखेगा। और जब आपको डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये वाला सही रखना है, तब आप क्लिक करते हैं। अभी हमने क्लिक ही नहीं किया एक बार भी, बस हमने लिस्ट डेटा सिलेक्ट किया और इस लिस्ट में आए और पॉइंटर फॉन्ट पे बस हम ले के आ रहे हैं और वो आपको ऐसे ही बता दे रहा है कि ये कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा। जब आप इस बात से सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये ठीक है, ऐसा कर दीजिए, तब आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने पर वो फॉन्ट अप्लाई हो जाता है। ऐसे ही आपने साइज को लेकर के भी देखा होगा कि अगर डेटा सिलेक्टेड है और पॉइंटर आप साइज पे लाते हैं, तो देखिए बिना क्लिक किए वो आपको बता रहा है कि इतने साइज में कैसा दिखेगा, इतने में कैसा दिखेगा, इतने में कैसा दिखेगा। वो अलग बात है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं और क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही वो साइज उस पर अप्लाई हो जाता है। और ऐसा ही आपने कलर के केस में भी देखा है कि पॉइंटर को जिस कलर पे ले जाते हैं, फॉन्ट का कलर वहां पर दिखने लगता है कि भाई अगर आप ये कलर लगा देंगे तो कंटेंट ऐसे कलर का हो जाएगा, ऐसे कलर का हो जाएगा। तो चॉइस आपकी है, डिसाइड तो आप ही करेंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी वो आपको सिर्फ दिखा रहा है कि ये कैसा दिखेगा। जब आप क्लिक कर देंगे तो वो कलर उस फॉन्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा को सिलेक्ट करने पर जब हम किसी ऑप्शन पे जाते हैं तो बिना क्लिक किए भी हम ये चेंज देख पाते हैं कि कमांड का असर क्या होने वाला है, जबकि अभी हमने क्लिक किया ही नहीं है, पर बिना क्लिक किए पता चल गया कि अगर कमांड यूज की जाए तो कंटेंट पर क्या फर्क पड़ना है, यहाँ पर कहीं पर भी। तो ऐसा ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, बिना कमांड यूज किए भी वो आपको प्रीव्यू पहले ही दिखा देता है कि कमांड का क्या असर पड़ने वाला है। ऐसे प्रीव्यू को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रीव्यू को हम कहते हैं लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू का मतलब ही है कि लाइव दिखाइए कंटेंट पे क्या आने वाला है, असर क्या होने, इसका प्रीव्यू कैसा होगा, पहले ही लाइव दिखा दीजिए कि कमांड पर क्लिक करते ही कैसा हमारा डेटा बनने वाला है। तो अब अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे आप लाइव प्रीव्यू नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि जब हम क्लिक करेंगे तो हम ही डिसाइड करेंगे, हमें प्रीव्यू नहीं देखना, तो उसके लिए भी वर्ड ऑप्शंस में ही आना है। और ये देखिए लिखा हुआ है इनेबल लाइव प्रीव्यू, टिक लगा हुआ है इसीलिए प्रीव्यू दिख रहा है, टिक हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, अब प्रीव्यू नहीं दिखेगा। अब आप यहाँ पर कोई भी डेटा सिलेक्ट करिए, किसी भी फॉन्ट पे आइए, इधर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं भी आ जाइए। क्यों?
क्योंकि प्रीव्यू का ऑप्शन डिसेबल कर दिया गया है। तो अब कब पता चलेगा? जब आप क्लिक कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा दिखाई देगा। जब आप क्लिक कर देंगे तब आपको पता चलेगा इसका कलर कैसा होगा। तो बिना क्लिक किए ही अगर आप देखना चाहते थे कि कमांड कैसी होने वाली है, तो उसके लिए आपको प्रीव्यू देखने की जरूरत थी, जो कि हमने लाइव प्रीव्यू से दिख रहा था, पर हमने क्योंकि उसे डिसेबल किया तो अभी नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से वहीं जाकर के उसे इनेबल कर देंगे तो आपको प्रीव्यू दिखने लगेगा। ये देखिए, कहीं भी आप जाएं, साइज में जाएं तो साइज दिखा रहा है, फॉन्ट में आए तो फॉन्ट दिखा रहा है, माने कुछ भी जो भी आप करेंगे, ऐसे तो क्लिक करने पर ही आएगा फाइनल, लेकिन बिना क्लिक किए बता दे रहा है कि अगर आपने ये फॉन्ट सिलेक्ट किया तो ये डेटा ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। तो इतने सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये देखिए, एक बेसिक हमने अभी चीजें सीखी हैं, सिर्फ अभी टाइटल बार की बात की है और ये सब बातें करी हैं, ये बेसिक वर्ड्स हमने देखे हैं। तो आप एक बार जरा सा एक विंडो खोल के देख लीजिएगा, और अगर आपको टाइम मिलता है तो एक काम ये करिएगा कि MS वर्ड में एक पेज का डेटा टाइप कर लीजिएगा, बस ज्यादा नहीं, 1 पेज। और फिर जो जो ऑप्शंस, अगली बार से हम कमांड्स यूज करना शुरू करेंगे अगली क्लास से, तो जो जो ऑप्शंस हम आपको बताते जाएंगे वो कमांड्स आप अपने डेटा पर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर अभी नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा वर्क हम बता देंगे कैसे किया जाता है, उसके बाद भी आप डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। पर डेटा प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डेटा प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ अ कमांड एग्जैक्टली वर्क। ओके, तो सभी लोगों को डेटा प्रिपेयर करके रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी रोनिका आप बताइए, आपको ये जितनी चीजें बताई गई हैं सब क्लियर है? Yes, ma'am. कोई आपको डाउट तो नहीं है? No doubt, ma'am. ओके। No doubt. एंड अभी तो ये हमने बहुत बेसिक इनिशियल चीजें करी है। बाकी आप अब बता दीजिए, अब तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है कि आप क्या करते हो, आप जॉब में हो? No, ma'am. मैं अच्छा, स्टडी कर रही हूँ। अभी आप स्टडी कर रही हैं? Yes, ओके, ma'am. तो ठीक है, आपकी स्टडी, अगर आप कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी बना रही हैं, जो भी आपका कोर्स प्रोग्राम आप कर रही हैं, उसमें भी MS वर्ड आपको बहुत हेल्प करने वाला है। Yes, एंड ma'am. बिलीव मी, ये इतनी सारी चीजें हम इसमें करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। बस द ओनली थिंग दैट आई नीड फ्रॉम यू इज क्वेरी। आप क्वेरी जरूर करिए, कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही है, आप यहाँ पर आकर के, हाँ, 10 बार पूछें, 15 बार पूछें, नो प्रॉब्लम इज विद दैट। बट द थिंग इज कि आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रही हैं, जो चीजें आपको क्लास में समझाई जा रही हैं यहाँ पर, उनको आप अच्छे से समझें और एटलीस्ट एक बार उसे आप प्रैक्टिस कर लें। बाकी आप नाइटेक का यूट्यूब चैनल है, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन का, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसमें भी आपको कभी आपकी यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ आपको वहां पर भी मिल जाएंगे वीडियोस, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां भी सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड वील मीट टुमारो at same time. Okay, Okay. okay then, take care.